हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे और हमारे जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज जो चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पिनल कोड के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले जजमेंट के साथ, जिसका नाम है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे आईपीसी के इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये डील करते हैं हमारे इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो इंडियन पिनल कोड का इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, उन सारे ऑफेंसेस के ऊपर इंडियन पिनल कोड लागू होगा। बट यदि इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहां पर भी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता है। सेक्शन 3 ने ये डिक्लेरेशन दी है। सेक्शन 4 उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताता है जिनके ऊपर इंडियन पिनल कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियली अप्लाई होगा। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में क्या हुआ, एक पाकिस्तानी नेशनल था, पाकिस्तान में रहते हुए उसने इंडिया के एक सिटीजन के साथ जो कि इंडिया में मौजूद था एक चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया। चीटिंग का ऑफेंस कुछ इस तरीके से कमिट किया, बाय वे ऑफ लेटर्स उसने कुछ ट्रांसमिशन किए, वहां पर कुछ पैसे हड़प लिए। दिस वॉज एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग। सवाल ये उठा, क्या हम मुबारक अली को इंडिया में इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस के लिए ट्राई कर सकते हैं? सो अफर्मेटिव में आंसर देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, मुबारक अली कैन बी ट्राइड इन इंडिया बिकॉज वो ऑल दो पाकिस्तान में था बट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग वॉज कमिटेड इन इंडिया। तो इसको बोला जाएगा कॉर्पोरियल नॉन प्रेजेंस। मतलब कि फिजिकली बंदा इंडिया में प्रेजेंट नहीं था बट जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी में कमिट हुआ, दस ही कैन बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट केस लॉ। केस का नाम है चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। जनरल एक्सेप्शंस का टॉपिक है। सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पिनल कोड से सेक्शन 106 तक, जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लास्ट प्रोविजन है, वहां तक जनरल एक्सेप्शंस गवर्न होते हैं। चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ विद रिस्पेक्ट टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपने पढ़ा होगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। यदि कोई इंसान मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो वो लाइबल नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए। ऐसा ही इस केस में हुआ। अ विडोअर होल्डिंग एक्स accompanied by his son went to woods to gather syadi leaves. After some time his nephew discovered that the accused was sleeping under the tree and the child was missing. Later, the child was found dead. It was transpired in the evidence that the accused at the time of being seized was of the state of mind in which he visualized that a tiger was going to attack him, as by mistake he killed his son, considering his son as the tiger. तो इधर पे क्या हुआ, इधर पे जो अक्यूज है उसने अपने बेटे को एक बाघ समझ लिया, एक टाइगर समझ लिया, और उसे लगा कि ये टाइगर उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। सो अल्टीमेटली व्हाट ही डिड, उसने टाइगर समझते हुए अपने बेटे की हत्या कारित कर दी। इधर पे ऑफेंस तो मर्डर का था बट सिंस ही वाज अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ दैट हिज सन इज अ टाइगर, वो इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था कि वो बाघ है ना कि उसका बेटा। तो यहां पे यदि उस डेथ कार्य कर देता है तो उधर पे उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस लॉ, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरागासी। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरागासी भी आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस लॉ है। इसमें भी क्या हुआ कि एक आदमी ने एक बियर को समझा, एक बियर था, उसको लगा वो बियर उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है, बट इन रियलिटी वो क्या है, इन रियलिटी इट वाज अ ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान की हत्या कारित कर देता है। तो इधर पे भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा बिकॉज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अब आप देखेंगे जब हम मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो ये कहां पे आएगा, दिस विल कम अंडर सेक्शन 79। सिमिलरली यदि हम चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की बात करें, दिस विल ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पिनल कोड। आई होप इट इज क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आर वर्सेस जूडली एंड स्टीफन, रेजिनो वर्सेस जूडली एंड स्टीफन।
नेसेसिटी हम जानते हैं। सेक्शन 81 नेसेसिटी की डॉक्ट्रिन को कवर करता है। नेसेसिटी क्या होता है? जब कोई इंसान एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रेटर इवल, वो एक बड़ी विपदा को अवॉइड करना चाहता है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है? ही कैन डू अ स्मॉलर इवल, कंपैरेटिवली स्मॉलर इवल। एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, द evil of obeying the letter of law is more than breaking it। यदि हम कानून का पालन करें तो वो शायद एक ग्रेटर ईविल होगी, यदि हमने उस कानून को तोड़ दिया तो लेसर ईविल होगी। यही एक नेसेसिटी का प्रिंसिपल है। बट नेसेसिटी का जो डिफेंस है, क्या वो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, खुद को एक बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए लागू होता है? तो आप कहेंगे कि सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी एक हिसाब से नेसेसिटी है, बट मैं सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूं। सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पिनल कोड में जो नेसेसिटी का प्रिंसिपल है, दैट डज नॉट अप्लाई फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर हम सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करें तो किस तरह की नेसेसिटी में आएगा? तो देखा जाए, यदि हम नेसेसिटी के प्रिंसिपल को डिवाइड करें तो दो तरह की नेसेसिटी होती है। एक पब्लिक नेसेसिटी होती है, एक प्राइवेट नेसेसिटी होती है। पब्लिक नेसेसिटी क्या नेसेसिटी होती है? कि एक आप लार्जर नंबर ऑफ पीपल, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को बचाने के लिए आप कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट कर रहे हैं विद द नॉलेज दैट दिस एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, तो वहां पर आपको नेसेसिटी का प्रिंसिपल मिल जाएगा। बट यदि मेरे को अपनी जान बचानी है और अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी इनोसेंट की जान खत्म कर दूं, उसकी जान जोखिम में डाल दूं, क्या वहां पर मेरे को नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो कहलाएगा प्राइवेट नेसेसिटी। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट नेसेसिटी आपको कभी भी नेसेसिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा। दिस इज द केस ऑफ आर वर्सेस जूलियन स्टीफंस। यहां पर क्या हुआ? एक शिपरैक हुई। शिपरैक होने के बाद तीन लोग एक शिप में थे, वो बोट पर निकले। अब बोट क्या हुई? बहती बहती समुद्र में काफी आगे निकल आई। अब जब वो समुद्र में निकल आई तो वहां पे क्या हुआ? इनके पास खाने के लिए साधन नहीं था, तो कई दिन तक तो भूखे रहे। अब बात ये निकली कि तीनों में एक पैक्ट हुआ, जो सबसे कमजोर है हम उसको खत्म कर देते हैं। तो उन लोगों ने जो सबसे कमजोर था तीनों में, उसको खत्म किया, उसके मांस का सेवन किया और उसके खून से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। आदमी की डेथ हो चुकी है, बट इधर पे ऑफेंस कौन सा बना? तो इनका कहना था कि ये नेसेसिटी थी। द कंटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन वर वॉज कि ये हमारी नेसेसिटी थी। अगर हम इसको नहीं मारते, अगर हम इसकी बॉडी के ऊपर फीड नहीं करते, तो शायद हम मर जाते। तो क्या कहलाइए? दिस इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। एंड ये बोला गया कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यू कैन नॉट टेक लाइफ ऑफ अनदर पर्सन टू प्रिजर्व योर ओन लाइफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट केस लॉ, इट इज मैग्नॉटन्स केस। आर वर्सेस मैग्नॉटन का काफी फेमस केस लॉ है। बिफोर दैट ये मैं बता दूं किससे डील करता है। ये डील करता है इंसैनिटी एज अ डिफेंस। सेक्शन 84 इंसैनिटी एज अ डिफेंस के बारे में बात करता है, जिसका प्रिंसिपल है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of his act or what he is doing is either wrong or contrary to law। यदि कोई इंसान चित्त विकृत स्थिति में, मतलब कि मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, और इस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते वो एक एक्ट कमिट करता है, जब वो एक्ट कमिट कर रहा है उसको नहीं पता कि ये एक्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या प्रोड्यूस होंगे, कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं पता, या फिर उसको ये नहीं पता दैट दिस एक्ट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। तो ये जो सेक्शन 84 का प्रिंसिपल है, सेक्शन 84 का प्रोविजन है, दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द रूल्स व्हिच वर लेड डाउन इन द केस ऑफ आर वर्सेस मैग्नॉटन। इस केस को राइट एंड रॉन्ग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस केस में राइट और रॉन्ग टेस्ट प्रोपाउंड हुआ। जो मैंने बोला कि बंदे को नहीं पता कि व्हाट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यहां से आप समझ सकते हैं राइट और रॉन्ग। तो प्रिंसिपल्स क्या थे ये देखिए। इफ अ पर्सन न्यू दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज ओनली अंडर अ पार्शियल डिल्यूजन, देन ही इज पनिशेबल। अगर उसको पता है, जो बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है, कि शायद से मैं मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी में मैं एक पार्शियल डिल्यूजन में, परमानेंट नहीं पार्शियल डिल्यूजन में है, वहां पे वो ऑफेंस कमिट करता है,
तो उधर पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 84 का। There is an assumption that every man is prudent or sane and knows what he is doing and is responsible for the same. तो कोर्ट हमेशा ऐसे केस को ट्राई करते समय प्रिज्यूम करेगी कि ये जो ऑफेंडर है ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, दैट इज ही इज अ सेन पर्सन। फिर उसके बाद इस प्रिजम्पशन को आपको रिबर्ट करना पड़ेगा। आप एविडेंस एक्ट में सेक्शन 105 देखेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? When a person wants the court to believe that his case falls under any of the general exceptions, अगर कोई इंसान ये कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट इस बात पे भरोसा करे कि उसका केस किसी जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है, तो वहां पे द बर्डन विल बी ऑलवेज अपॉन दैट अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, तो वही चीज है, इनिशियली तो कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट पर्सन इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। फिर उसके बाद बात आई टू एस्टैब्लिश द डिफेंस बेस्ड ऑन इंसैनिटी, it must be ascertained at the time of perpetrating the act the accused was in such a state of mind as was unable to know the nature of the act committed by him। तो जब ऑफेंस कमिट कर रहा है अक्यूज, तो वहां पे क्या बात निकल के आई? द पर्सन मस्ट नॉट बी एबल टू नो कि वो जो कर रहा है उसके नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेडिकल इंसैनिटी, क्योंकि ऑफेंस कमिट करते समय बंदे को अनसाउंड माइंड का होना जरूरी है। फिर है अ पर्सन हु हैज सफिशिएंट मेडिकल नॉलेज और इज मेडिकल मैन and is familiar with the disease of insanity cannot be asked to give his opinion because it is for the jury to determine and decide upon the question। तो ये प्रिंसिपल्स थे आव वर्सेस मैग्नॉटन के। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले कोर्ट ये हमेशा प्रिज्यूम करेगा कि ये जो बंदा है ये सेन है। फिर उसके बाद जब कोर्ट आगे बढ़ेगा तो ये बात बंदे के ऊपर है कि वो रिबर्ट करे इस प्रिजम्पशन को। इस ट्रायल के दौरान ये बात निकल के आएगी कि अगर जो अक्यूज है ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और द कॉन्सिक्वेंसेस, तो फिर उसको डिफेंस मिल जाएगा। राइट एंड रॉन्ग कैसे? कि बंदे को नहीं पता व्हाट ही इज डूइंग इज राइट या फिर रॉन्ग, तब आप वहां पे उसको डिफेंस देंगे सेक्शन 84 का। चलिए, नाउ कमिंग टू बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। काफी पुराना केस लॉ है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री। ये इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। तो इंटॉक्सिकेशन हमने कितने तरह के पढ़े हैं सेक्शन 85 एंड 86 में? 85 बात करता है आपका इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड और सेक्शन 86 बात करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो जो बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस है वो ये था, एक आर्मी का ऑफिसर था, रिटायर्ड था। वो एक शादी में नशीली अवस्था में गया, मतलब नशे की हालत में वो शादी में जाते हैं। अपने बलबूते पर चलते हुए शादी के जहां पे मंडप लगा था वहां पे पहुंचते हैं। फिर वहां पे अपनी पसंद से एक चेयर को पसंद करते हैं कि मेरे को यहीं बैठना है। बट अनफॉर्चुनेटली उस चेयर पे ऑलरेडी एक बालक बैठा हुआ था, एक बच्चा बैठा हुआ था। उन्होंने उससे बोला भाई ये चेयर खाली करो, मुझे इस चेयर पे बैठना है। वो बच्चे ने मना कर दिया उठने से। देन उन्होंने अपनी गन निकाली और बच्चे की वहीं पर गोली मार के हत्या कारित कर दी। बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में जो अक्यूज थे उनका कंटेंशन था कि आई एम नॉट लाइबल फॉर मर्डर। ठीक है, माना यू आर नॉट लाइबल फॉर मर्डर। फिर किस लिए? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि सेक्शन 86 आपको डिफेंस देता है कि वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड यदि आप है और आप कोई ऐसा एक्ट कमिट करते हैं which is criminal because of it is done with a criminal intention or knowledge, then the court will attribute knowledge of the consequences of your act to the accused person। तो इधर पे उनका कहना था कि since I was intoxicated, although I was voluntarily intoxicated, यहां पर मैं मर्डर के लिए लाइबल नहीं हूं, बट आई एम लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट द थिंग इज इफ वी टॉक अबाउट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, देन इन दैट केस आपको यह समझना पड़ेगा कि वहां पर 86 का डिफेंस अगर आपको चाहिए तो यह देखना पड़ेगा कि 86 के अंदर लिखा हुआ है नॉलेज की बात। अब यदि आप नॉलेज की बात कर रहे हैं, आई एम पॉइंटिंग आउट नॉलेज, तो उधर पे आप इस अवस्था में होने चाहिए ड्यू टू सच इंटॉक्सिकेशन कि आप इंटेंशन को फॉर्म नहीं कर सकते। बट बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में क्या हुआ? वो इंसान खुद अपने कदमों पे चलते हुए वो शामियाने तक पहुंचे, मतलब जहां पे शादी हो रही थी। फिर वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पसंद की चेयर चूज करी, फिर हत्या कारित करी। फिर हत्या कारित करने के बाद अपने पैरों पे चलते हुए वापस शामियाने के बाहर निकल आए। सो हियर द कोर्ट सेड कि भाई इनका इंटेंशन था वहां पे मर्डर कमिट करने का,
आप ये नहीं कह सकते कि इनका इंटेंशन नहीं था, क्योंकि अपने बूते पर चलते हुए आए, अपनी पसंद से चेयर सेलेक्ट करी और उसके बाद गोली मार के बाहर निकल गए अपने बूते पे। सो ही वॉज लाइबल फॉर मर्डर ओनली। इनको डिफेंस नहीं मिला था, कल्पेबल होमिसाइड के नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं हो पाया। फिर है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। जी हाँ, पोस्ट मास्टर्स के केस से काफी फेमस है। तो इधर पे एक फेमस लाइन थी, वन हु स्टैंड एंड वेट इज ऑल्सो लाइबल फॉर द ऑफेंस। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 34 ये कहता है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय वन और मोर देन वन पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, तो ईच ऑफ द पर्सन, हर एक बंदा ठीक उसी प्रकार लाइबल होगा जैसे कि उसने खुद ने ऑफेंस कमिट किया। तो बरेन कुमार घोष के केस में क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ऑफिस के बाहर वो पहुंचे डकैती करने, रॉबरी करने। फिर उसके बाद बरेन कुमार वहां पे गेट के बाहर खड़े रहे, डकैती हुई, बाकी लोग भाग निकले, बरेन कुमार पकड़ा गया। उन्होंने बोला कि मैंने तो मारा नहीं है पोस्ट मास्टर को जान से, तो व्हाई एम आई लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो वहां पे ये डिसाइड हुआ, व्हेन यू आर डूइंग एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल द पर्संस। जितने भी लोगों के बीच में एक प्रायर अग्रीमेंट हुआ है, उन सब में अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया किसी ने भी, तो सबके सब उस क्रिमिनल एक्ट के लिए लायबल है। तो भले ही आप बाहर खड़े थे, गार्ड कर रहे थे, यू वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑल्दो आप इक्वल लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बट यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग बाय स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड गार्डिंग द ऑफिस। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस लॉ, सॉरी, तोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो केस है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज बेसिकली व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू, ठीक है, when two or more person agree to do or cause to be done an illegal act और लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो क्या कैन यू कन्विक्ट अ सिंगल पर्सन फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? सो दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, एंड इस कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अग्रीमेंट की आवश्यकता है। अग्रीमेंट एक इंसान क्या खुद के साथ बैठ के अग्रीमेंट कर सकता नहीं, उसको एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो यहां पर यही हुआ, कोर्ट ने बोला कि यू कैन नॉट कन्विक्ट अ सिंगल पर्सन फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट यदि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ये शो करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द पर्संस हु आर अक्विटेड, there were more persons with whom the accused person in question has entered into an agreement, then you can convict the person accused who is present before the court for the offense of criminal conspiracy. आप एक बंदे को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, बट सवाल यह है कि यदि प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर दे कि जो लोग अक्विट हुए हैं, इनके अलावा भी और लोग वहां पे मौजूद थे जिनके साथ अक्यूज ने अग्रीमेंट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट केस ऑफ धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस है, ये आपके लिए क्या बात आती है? ये बात करता है आपके अनलॉफुल असेंबली की। अब अनलॉफुल असेंबली में हमने कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, तो क्या आप कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में भी किसी एक बंदे को कन्विक्ट कर सकते हैं? तो सेम पॉइंट्स पे डिसीजन है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इधर पे भी यही चीज बोली गई तोपिन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, कि आप एक बंदे को 149 में कन्विक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द बेसिक प्री रिक्विजिट ऑफ द ऑफेंस ऑफ 149 इज कि वहां पर 5 लोगों की एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल, ए along with 5 more person entered into a house of B to commit the offense of theft। वहां पे चोरी करने के लिए उसे, चोरी एक ने करी, क्या आप सबके सबको लाइबल ठहराएंगे? एग्जैक्टली हम सबके सबको 149 के लिए लाइबल ठहराएंगे। बट यदि ये 5 लोग अक्विट हो गए, ये 5 लोग अक्विट हो गए जो कटघरे में खड़े थे जज साहब के सामने, तो क्या आप अकेले ए को 149 में लाइबल ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते ऐसे। बट यदि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ये प्रूफ कर देते हैं कि 149 के लिए वहां पर 5 से ज्यादा लोग मौजूद थे जो अभी फिलहाल में कोर्ट के सामने नहीं है ट्रायल के लिए, बट दे along with A formed an unlawful assembly and then committed the offense,
इन दैट केस आप अकेले ए को भी कन्विक्ट कर सकते हैं 149 के अंदर। आई होप क्लियर हो। ये पहले वाले केस जो हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डील किया था उसी से मिलता जुलता रेशियो है, बट दिस इज फॉर अनलॉफुल असेंबली। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है। ये सेक्शन 300 जो मर्डर को डिफाइन करता है उसके थर्डली के लिए है। तो when death is caused by an act done with the intention to cause bodily injury which is sufficient in ordinary course of nature to cause death, वो बंदा मर्डर के लिए लाइबल होगा। बट कब सेक्शन 300 के थर्डली में किसी ऑफेंडर का एक्ट फॉल करेगा, ये चीज विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में डिसाइड की गई। तो उन्होंने कुछ रूल्स लेट डाउन किए। तो सबसे पहले कोर्ट ने बोला कि फर्स्ट इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली दैट फिजिकल इंजरी एग्जिस्ट। मतलब कि डिसीज की बॉडी पे एक फिजिकल इंजरी एग्जिस्ट करती है। डिसीज की बॉडी पे जो फिजिकल इंजरी एग्जिस्ट करती है उसके बाद आपको यह बताना पड़ेगा द नेचर ऑफ द इंजरी हैज टू बी प्रूव्ड। दीज आर प्योरली ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। आपको इंजरी का नेचर प्रूव करना पड़ेगा कि किस नेचर की इंजरी है। आपने नाइफ से स्टैब किया तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टैब इंजरी है। फिर उसके बाद आपको ये शो करना पड़ेगा it must be proved that the particular bodily injury was intended to inflict, that is to say it was not accidental or unintentional। तो यहां पे ये शो करना पड़ेगा the accused intended to inflict that very particular injury, that is the stab injury। सपोज किसी के स्टमक में स्टैब इंजरी है तो प्रोसिक्यूशन को ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले एक स्टमक के ऊपर स्टैब इंजरी है डिसीज की बॉडी पे। फिर उसके बाद ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा द अक्यूज्ड इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट दैट वेरी इंजरी, और ये एक्सीडेंटली नहीं इन्फ्लिक्ट की गई है, इंटेंशनली की गई है। फिर इसके बाद अक्यूज चाहे 1000 बार बोलते रह जाए कि साहब मेरा इंटेंशन नहीं था इनको इंजरी इन्फ्लिक्ट करने का, मेरा इंटेंशन ये था इंजरी इन्फ्लिक्ट हो जाए, सॉरी, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि इनकी डेथ कारित हो जाए। इससे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। इस पॉइंट पे सीधा हिसाब क्या आएगा, अ डॉक्टर विल कम, अ मेडिकल एक्सपर्ट, वो ये शो करेंगे कि अक्यूज ने जो इंटेंशनल इंजरी इन्फ्लिक्ट की है दैट इंजरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ठीक है, ये डॉक्टर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है देन द केस विल फॉल इन सेक्शन 300 सबसेक्शन 3, सेक्शन 300 क्लॉज 3। सॉरी, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट केस ऑफ प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो केस है, दिस इज अ केस विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस ऑफ गैंगरेप। 376D में गैंगरेप डिफाइंड है। गैंगरेप क्या होता है, जब एक या एक ग्रुप के पर्सन कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किसी विमेन का रेप कमिट करते हैं तो उसे गैंगरेप बोलते हैं। बट कैन यू कन्विक्ट अ विमेन फॉर द ऑफेंस ऑफ गैंगरेप? दिस वॉज द क्वेश्चन बिफोर द बेंच in the case of Priya Patel versus State of Madhya Pradesh. So the answer was in negative. Reason being कि can a woman form intention to commit rape? जो rape का offense है that is with respect to the offender who is a male person. तो only a male person can form an intention to commit rape as well given in section 375. तो यदि कोई female person intention ही form नहीं कर सकती rape commit करने का, so कैसे आप कह सकते हैं that a female can be held liable for the offense of gang rape which requires common intention of all the offenders? So in this case, in the case of Priya Patel versus State of Madhya Pradesh, the court held that the women can never be held liable for the offense of gang rape because she can never form an intention to commit rape. चलिए नेक्स्ट केस लॉ। अब बात यह है, एक विमेन गैंग रेप के लिए लाइबल नहीं हो सकती, बट कैन यू कन्विक्ट अ विमेन फॉर द ऑफेंस ऑफ abetment of gang rape? This was the question before Honorable Allahabad High Court, and very recently in the month of February, Allahabad High Court decided affirmatively. Allahabad High Court का ये कहना था कि अगर कोई विमेन गैंग रेप के लिए लाइबल नहीं हो सकती, हम मान रहे, बट यदि किसी विमेन ने फैसिलिटेट किया है, इंटेंशनली एड किया है किसी ऑफेंडर को रेप कमिट करने के लिए, एक से ज्यादा ऑफेंडर्स को, तो उस केस में she can be held liable for the offense of abatement of gang rape. Yes, this was the case of Sunita Pandey versus State of UP, in which it was held by Allahabad High Court कि एक विमेन को आप abatement of gang rape के लिए liable ठहरा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट केस लॉ है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस लॉ है, इट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट में हमने देखा कि किस तरह के मेंसिया की जरूरत है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन की। तो ये जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन में बात ये निकल के आती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज एन एक्ट डन विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो क्या ये रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस परमानेंट नेचर का होना चाहिए? नहीं। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में क्या हुआ, एक फाइल की चोरी करने की बात थी, थोड़े समय के लिए फाइल को चोरी किया गया था टेम्परली, डेटा निकालने के लिए। कोर्ट ने यह बोला, इवन इफ यू टेम्परली मेक समवन टू रॉन्गफुली लूज समथिंग, तो वहां पर इफ ही इज entitled फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग, देन यू विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब भले ही आपने आधे घंटे के लिए वो फाइल गायब की थी, स्टिल आप ऑफेंस ऑफ थेफ्ट के लिए लाइबल होंगे, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 एंड डिफाइंड इन सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड। चलिए, नेक्स्ट केस लॉ है धनंजय वी प्रवत चंद बिस्वास। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी हम अक्सर क्रिमिनल ट्रेसपास का जो ऑफेंस पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है, whoever enters into or upon a property of another person। तो इधर पे जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी मींस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, कि क्या कोई बंदा एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट कर सकता है? इसका सीधा सीधा मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूं। सपोज एक ट्रक खड़ा था, ट्रक के अंदर कुछ पार्ट्स रखे हुए थे ट्रक के। कोई बंदा गाड़ी के अंदर घुसता है, ट्रक के पार्ट्स को उठा के निकल के चोरी करके भाग जाता है। तो कैन ही बी मेड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास? यस, ही कैन बी मेड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास, बिकॉज सेक्शन 441 से प्रॉपर्टी वर्ड को यूज किया है, एंड प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। Now coming to the last case law, Navtej Johar and others versus Union of India. So this is very landmark judgment in the history of India. Reason being, इस judgment ने consensual unnatural sexual intercourse को decriminalize किया। जी हाँ, सेक्शन 377 को पार्शियली डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया इस केस लॉ के थ्रू। इसमें यह बोला गया कि टू अडल्ट कंसेंटिंग अडल्ट्स, मतलब कि एक मेल दूसरे मेल के साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर करते हैं, देन he will not be liable for the offense under section 377। बट यदि वहां पर कंसेंट नहीं था, विदाउट कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ अनदर पर्सन, वो वहां पर अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या फिर किसी एनिमल के साथ कोई अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, देन द ऑफेंडर विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 377। तो पार्शियली इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। दैट मींस आप अगर कंसेंशुअली अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, देन यू आर नॉट लाइबल फॉर द ऑफेंस। तो आई होप आप लोग को ये 15 जजमेंट बहुत सही लगे होंगे। इसके साथ ये सीरीज चलती रहेगी, सीपीसी के भी जजमेंट्स आएंगे आपके लिए, सीआरपीसी के भी जजमेंट्स आएंगे। सो स्टे ट्यून टू जुडिशरी गोल्ड। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल बटन ऑल्सो, की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड बिफोर कमिंग टू एंड, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट है और एक जज बनने का सपना देखते हैं, तो वी आर फॉर यू। जुडिशरी गोल्ड में ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस भी हैं, ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस भी हैं। इन ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आप अपने घर पे बैठकर, कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में अपने हॉस्टल के रूम में बैठकर अपनी क्लासेस को रियल टाइम में देख सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर भोपाल के आसपास ही हैं और भोपाल में रह के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच इज द बेस्ट फॉर यू। यहाँ पर फैकल्टीज आपके साथ हैं, ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। बट इफ यू आर ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टूडेंट, तो ऑनलाइन डीसीएस भी आपके लिए सेशंस अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। आप वहां पर बिहार जुडिशियल सर्विस हो चुका है, सॉरी, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं, देन डू ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। और इस तैयारी में हमारे साथ इस पूरी जर्नी को, अपने जज बनने तक की जो सक्सेस स्टोरी लिखनी है, वो हमारे साथ लिखिए। चलिए, थैंक यू।